ओके, तो ईएमआई हमारा कंप्लीट हो गया था, उसकी रेस का डिस्कशन कुछ बाकी था, तो पहले वो रेस का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। तो मैं मेरे पास निकाल ले रहा हूँ, आप आपके पास ओपन कर लीजिए रेस। और देखो, तो जितना मुझे याद आ रहा है इसमें रेस नंबर 5 बची थी। 5 में आपने शायद लास्ट क्लास में करे नहीं थे, तो डाउट नहीं हो पाए थे। तो रेस 5 में कोई डाउट है क्या, बताओ। रेस 5 7 क्वेश्चन है, कोई डाउट। रेस 5 7 क्वेश्चन है, कोई डाउट। रेस नंबर 5 कोई डाउट। कोई भी नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। रेस नंबर 6 कोई डाउट। म्यूचुअल इंडक्शन की रेस नंबर 6 है। रेस नंबर 7 एलसी ऑसिलेशन की है। बताओ 5 6 7 तीनों में कोई भी डाउट हो तो भेज दीजिए। रेस नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख देना। चलो, कोई भी डाउट नहीं है, फिर इसका मतलब बहुत बढ़िया है, सब कर लिया आपने, वेरी गुड इसका मतलब। ठीक है, और नहीं करे हो तो यार बाद में करके पूछो यार, मतलब ऐसा मत कि करो मत क्वेश्चन, है ना। तो कंप्लीट करिए आप जल्दी से जल्दी इन रेसेस को, और जो डाउट है वो पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते फिर अपन। तो ऑप्टिक्स हमने लास्ट क्लास में चालू करा था, और मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज बस यही बता पाया था, इतनी चीजें हुई थी। रे क्या होता है, रे ऑप्टिक्स में अपन क्या समझने वाले हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इन सब की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और रिफ्लेक्शन पर आ जाते हैं। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट रे किसी मीडियम बाउंड्री को एनकाउंटर करती है, तो उस वापस जिस मीडियम में आ रही है उसी मीडियम में चली जाती है, उसकी एनर्जी उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। इस फिनोमेना को कहते हैं अपन रिफ्लेक्शन। हर सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। ये जो बोर्ड है इससे भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, मुझसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तभी आप मुझे देख पा रहे हैं। हर सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, पर हर सरफेस से बिल्कुल अच्छे से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। अच्छे रिफ्लेक्शन करने वाली जो चीज होती है वो मिरर। मिरर बहुत अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट सारी ही लाइट की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एक प्लेन मिरर, एक प्लेन सरफेस होती है ग्लास की, जिसके ऊपर अपन ने कोटिंग कर दी होती है नीचे सिल्वर के मटेरियल की, जिससे वो शाइनी हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है। ये बोर्ड हम सब है ना लाइट को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कराते हैं, मतलब पैरेलल बीम हमसे टकराती है अगर, तो बिल्कुल पैरेलल नहीं जाती, इसलिए हमें ना हमें कोई इमेज नहीं देख पाता है। हम कुछ लाइट को अब्सॉर्ब भी कर लेते हैं, सारी वेवलेंथ को अपन रिफ्लेक्ट भी नहीं करते। तो जो मिरर जो होते हैं वो सभी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं, और पैरेलल बीम को पैरेलल रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए मिरर से अपन रिफ्लेक्शन ज्यादा समझते हैं। जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ लॉज फॉलो करते हुए होता है। क्या क्या लॉज फॉलो होती है। इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक ही प्लेन में होते हैं। तो एक ही प्लेन में होने को अगर वेक्टरली में बताऊं, मान लो इंसिडेंट लाइट का वेक्टर अगर आई कैप हो, रिफ्लेक्टेड लाइट का वेक्टर आर कैप हो, नॉर्मल का वेक्टर एन कैप हो, तीन वेक्टर एक ही प्लेन में होते तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है। तो फर्स्ट लॉ जो होता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको वेक्टरली में ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, सेकेंड लॉ होता था हमारा आई और आर बराबर होते हैं, इंसिडेंस का एंगल जो होता है आई, और रिफ्लेक्शन का जो एंगल है आर, वो बराबर होते हैं। तो उसको भी वेक्टरली लिख सकता हूं मैं। कैसे लिखूंगा। नॉर्मल और आर के बीच का एंगल का जो साइन या कॉस आएगा, और आई कैप और नॉर्मल के बीच के एंगल का साइन या कॉस आएगा, वो इक्वल आएगा। तो वो इक्वल होने को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, आई कैप क्रॉस एन कैप शुड इक्वल टू आर कैप क्रॉस एन कैप, है ना। और जब मैं आर क्रॉस एन करूंगा तो बाहर की तरफ वेक्टर आएगा, आई क्रॉस एन करूंगा तो भी बाहर ही आएगा, तो सेम ही है, चल जाएगा ये, है ना। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं, ये हमारा सेकंड लॉ हो गया वेक्टर फॉर्म में, आई और आर बराबर होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये दोनों लॉ को मैंने वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया है। और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम फर्मेट प्रिंसिपल से प्रूव भी कर सकते हैं। फर्मेट प्रिंसिपल क्या बोलता है, लाइट रे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रही है, तो ऐसा पाथ फॉलो करेगी जिससे टाइम ऑप्टिमम लगे। ऑप्टिमम मतलब मिनिमम भी बोल सकते हैं। तो मिनिमम टाइम के लिए जितने भी पॉसिबल पाथ हो सकते हैं, एक पाथ हो सकता है इस तरह का, एक पाथ हो सकता है इस तरह का, एक पाथ हो सकता है बीच में कहीं से लाइट टकरा के इस तरह से आ रही है। ऐसे कई सारे पाथ हो सकते हैं लाइट के ट्रेवल करने के। इन सभी पाथ को ट्रेवल इन सभी पाथ से लाइट जाएगी नहीं, वो उसी पाथ से जाएगी जिसमें टाइम सबसे कम लगे। इसे बोलते हैं फर्मेट प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसे, फर्मेट प्रिंसिपल।
फर्मेट प्रिंसिपल बहुत काम की चीज है, इससे अपन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन फर्मेट प्रिंसिपल अगर हम प्रूव करना चाहे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, देखिए लाइट रे सपोज ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और बी पॉइंट तक जा रही है, बी पे जाना इज इक्विवेलेंट टू बी की इमेज तक जाना। अगर हम ऐसा देखें कि लाइट रे बी पॉइंट पे जा रही है इस पाथ से, तो वो इसके इक्विवेलेंट होगा कि लाइट बी डैश तक जा रही है। लाइट ए से यहां जाए, बी डैश तक जाए, लाइट ए से यहां जाए, फिर बी तक जाए, सेम टाइम लगेगा उसे। सही बात है ना? बताइए, इसमें कोई डाउट? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बी पे जाना और बी की इमेज तक जाना टाइम सेम ही लगेगा, बिकॉज ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल आएगी। ठीक है, अब अगर मिनिमम टाइम में लाइट को जाना है ए से बी, मिनिमम टाइम में जाना है, तो उसे बिल्कुल सीधे सीधे जाना चाहिए। बिल्कुल अगर सीधी सीधी लाइन में जाएगी तो उसे मिनिमम टाइम लगेगा। मिनिमम टाइम के लिए उसे बिल्कुल ए से बी सीधे सीधे जाना चाहिए। सही बात है कि? बताइए, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर लाइट रे सीधी सीधी जाएगी तो मिनिमम टाइम के लिए मुझे पाथ तो पता चल गया, जरा ये बाकी पाथ हटा देता हूं मैं, जो मिनिमम टाइम के नहीं थे वो हटा दिया मैंने। अब लाइट अगर सीधी सीधी जा रही है तो आप बताइए, ये एंगल अगर आई है तो ये भी तो आई होगा ना, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, ये एंगल भी आई होना चाहिए। अब बी डैश तक जाना इक्विवेलेंट टू बी तक जाना। ठीक है, हमने इसकी इमेज यहाँ ले ली, तो ये एंगल आई था तो ये भी आई होना चाहिए। आई और आई बराबर हो गए तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? आई और आर बराबर होते हैं और आर को आई के बराबर प्रूव कर दिया अपन ने। ये प्रूव कर दिया अपन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर लाइट मिनिमम टाइम में ए से बी जा रही थी, बी डैश जा रही थी, तो उसे सीधे सीधे जाना चाहिए, तो ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए, इसका मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए, तो आई और आर बराबर प्रूव कर दिए। ऐसे फर्मेट प्रिंसिपल से भी अपन प्रूव कर सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। और मिनिमम टाइम में एक ही प्लेन में चलना चाहिए, उससे सिंपल सी बात है भैया। अगर वो एक पॉइंट से एक पॉइंट जाना चाहती है तो इसी वर्टिकल प्लेन में जाएगी तो टाइम कम लगेगा। यहाँ से किसी और पॉइंट जाए, वहां से वापस आए, तो ऑफकोर्स टाइम ज्यादा लगेगा, है ना? लाइट को मान लीजिए इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी जाना है, तो वो इसी वर्टिकल प्लेन में चलेगी तो टाइम कम लगेगा। अब वो यहाँ से इधर आए और फिर इधर से वापस बी तक जाए, तो लेंथ ज्यादा होने से टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो फर्मेट प्रिंसिपल से अपन जो फर्स्ट लॉ था कि तीनों इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम प्लेन में, ये भी प्रूव कर सकते हैं अपन। आ रहा है समझ में? बताइए, सबको क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। पवन का रिप्लाई आ रहा है, बाकी बच्चों को आ रहा है कि नहीं? संजना का भी रिप्लाई है, वेरी गुड। तो अपन ने फर्मेट प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपन ने वेक्टर फॉर्म में लिखा, है ना? इस पे कई क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो वेक्टर फॉर्म है ना, इससे हम जो रिफ्लेक्टेड लाइट का वेक्टर है वो निकाल भी सकते हैं। आरकेएफ निकालना हो अगर आपको और आई और एन दिया हो, तो उसका भी हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। वो आ जाता है मेरे पास आई कैप माइनस 2 टाइम आई डॉट नॉर्मल टाइम्स नॉर्मल। ये मैंने फॉर्मूला बनाया है। इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल का वेक्टर अगर मुझे दे दिया है, इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल का वेक्टर दे दिया है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, है ना, इस फॉर्मूले को याद रखना। इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं हमको। और अगर हमें नॉर्मल निकालना हो, किसी ने रिफ्लेक्टेड लाइट रे और इंसिडेंट लाइट का वेक्टर दिया हो, तो वो निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। इंसिडेंट लाइट का वेक्टर दे दिया, नॉर्मल का दे दिया, रिफ्लेक्टेड का वेक्टर पूछ लिया, तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है। और इसमें सब एक कैप है, कैप मतलब यूनिट वेक्टर। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर नहीं दिया तो पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना, फिर फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, चलिए। तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के वेक्टर फॉर्म वगैरह देखे। अब आपसे जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो लोग डिविएशन पूछ सकते हैं। डिविएशन, लाइट जब किसी सरफेस पर टकराती है, रिफ्लेक्ट होके गई, तो अपने ओरिजिनल पाथ से अब वो मुड़ गई है। वो सीधी सीधी जा रही थी पर अब इधर जा रही है, सीधी सीधी जा रही थी पर अब इधर जा रही है, तो उसका कुछ हुआ है डिविएशन। ये डिविएशन एंगल पूछा जा सकता है।
अगर इंसिडेंस एंगल आई, रिफ्लेक्शन का एंगल भी आई होगा, फिर ये दोनों आई है, तो इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, ये टोटल पाई एंगल था, ये 2i, डिविएशन होना चाहिए पाई माइनस 2i, डिविएशन होना चाहिए पाई माइनस 2i, आ रहा है समझ में? डिविएशन आना चाहिए पाई माइनस 2i। इफ और ड्रॉ ग्राफ बिटवीन डिविएशन एंगल वर्सेस इंसिडेंस एंगल, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल जाना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में डिविएशन एंगल भी पूछा जा सकता है। और एक और चीज देखना, ये डिविएशन देखो इस डायरेक्शन में देखा, एंटी क्लॉकवाइज देखा तो इतना आया, आप अगर क्लॉकवाइज देखते तो वो भी रिपोर्ट कर सकते थे, पाई प्लस 2 वाई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज इतना, दोनों ही आंसर सही है। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से वो घूम चुकी है, बेंड हो चुकी है, उसका डिविएशन एंगल भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए, क्या ये क्लियर? डिविएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? दो प्लेन मिरर है, एक लाइट रे एक मिरर पे टकरा रही है इस तरह से, लाइट रे को दूसरे कलर से दिखाता हूं मैं, इस तरह से, है ना। मान लीजिए मिरर के बीच का एंगल 30 डिग्री था और ये एंगल 40 डिग्री था। आपसे पूछा जा सकता है, ये सबसे पहले तो इसे ट्रेस करो, सबसे पहला क्वेश्चन, ट्रेस दिस लाइट रे, ट्रेस दिस रे, इसको ट्रेस करिए, और दूसरा इसका नेट डिविएशन निकालो, नेट डिविएशन निकालो। नेट डिविएशन होता है कि इंसिडेंट लाइट और आउटगोइंग लाइट के बीच का एंगल, भाई इंसिडेंट लाइट और आउटगोइंग लाइट के बीच का एंगल क्या है, वो डिविएशन। तो मैंने आपसे डिविएशन पूछ लिया है, करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताओ आंसर। इस लाइट को ट्रेस करना है और नेट डिविएशन क्या आने वाला है बताना है, जल्दी से बताइए। इस लाइट रे को आपको ट्रेस करना है, मतलब कि कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करके जा रही है, पहले तो ये बताना है। तो इसमें दिखेगा कि आप लोग कितना अच्छे से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करते हैं। 10 क्लास बेस्ड क्वेश्चन हो गया एक तरह से, अटेंड करिए इसे। कोई आंसर अभी तक? चलो मैं भी सॉल्व करके बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को। मैं भी सॉल्व करके बताता हूँ, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप सबको अच्छे से दिखाई दे। ये एंगल 30 डिग्री दिया है, लाइट रे पहले 40 डिग्री पे इंसिडेंट करके दिखाई थी उन्होंने, उसका नॉर्मल से एंगल 40 डिग्री दिखाएगा, तो नॉर्मल से 40 तो रिफ्लेक्ट होगी तो नॉर्मल से 40 बनाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है, ठीक है। अब ये 40 डिग्री तो ये 50 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज नॉर्मल से टोटल 90 डिग्री होता है, ये 50 ये 30, तो इनका सम हो गया 80। ये अगर 80 डिग्री है तो जब लाइट रे यहाँ टकराएगी तो नॉर्मल बना देता हूं मैं, इस तरफ बनेगा, इनका सम 80 डिग्री है, सॉरी नॉर्मल इधर नहीं बनेगा, इधर की तरफ बनेगा, ये वाला एंगल 80 डिग्री आएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। दिस इज 30, दिस इज 50, 50 प्लस 30 80, तो यहाँ एंगल 80 होना चाहिए बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सही बात है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से यहाँ का एंगल भी 80 डिग्री होना चाहिए। अब जब यहाँ पे लाइट को हम रिफ्लेक्ट कराएंगे, लाइट को जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराएंगे, नॉर्मल से देखो 10 डिग्री का एंगल बचेगा,
नॉर्मल और सरफेस के बीच में 90 एंगल होता है, ये 80, तो बचा हुआ यहाँ पे बचना चाहिए 10, तभी तो टोटल सम 90 होगा। इसका मतलब नॉर्मल से यहाँ लाइट का एंगल भी 10 डिग्री हो गया, ये 10 डिग्री, यहाँ पर बचा 80 डिग्री। ये अगर 80 है 30 है तो इनका सम हो गया 110। इसका मतलब जब लाइट रे वापस सरफेस पे गिरने वाली है यहाँ पर इस तरह से, तो इधर जो एंगल है वो 110 होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। फिर से यहाँ नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल से लाइट का एंगल फिर 20 होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होगी तो फिर 20 डिग्री एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नॉर्मल से 20 डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, और ये यहाँ पे 70 डिग्री बचना चाहिए एंगल, ये 70 है 30, तो ऊपर जाके 40 डिग्री एंगल होना चाहिए था मिरर से। यहाँ पे लाइट रे मिरर से 40 डिग्री पे टकराना चाहिए, फिर रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो मिरर से 40 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट होगी भाई, मिरर इधर जितना एंगल उतना इधर होता है, और वहां मिरर से 40 डिग्री का एंगल है, तो जब इसे रिफ्लेक्ट कराओगे तो वापस मैं थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया उसको ताकि मैं मिरर पे आसानी से गिरा पाऊं, मिरर पे स्ट्राइक करेगी, बिकॉज इस मिरर से दूसरा मिरर 30 पर है और इस मिरर से 40 डिग्री पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो यहाँ वापस से जाके वो मिरर पे स्ट्राइक करना चाहिए। फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, ये 40 ये 30, तो यहाँ होना चाहिए 10 डिग्री, 10 डिग्री मिरर से एंगल बनाते हुए आना चाहिए, तो मिरर से 10 डिग्री का बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। फाइनली लाइट रे यहाँ से 10 डिग्री पे जा रही है और मिरर 30 डिग्री पे था दूसरा मिरर, तो मिरर का एंगल ज्यादा है और लाइट का एंगल कम है, तो फिर से टकराने नहीं वाली, तो टोटल इसके रिफ्लेक्शन गिनोगे तो पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, चौथा यहाँ हुआ, पांचवा यहाँ, 5 बार लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। अगर आप ढंग से डायग्राम बना के चेक करेंगे तो 5 बार रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, अरे समझ में 5 बार लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। यस, बस अब डिविएशन पूछा है तो इंसिडेंट लाइट और आउटगोइंग लाइट, बस इनको देखो बीच में क्या हो रहा है को मतलब ही, इंसिडेंट लाइट सरफेस से देखो यहाँ 50 का एंगल बना रही थी, तो मिरर सरफेस से 50 डिग्री पर एक लाइट रे आ रही थी, ये 50 डिग्री था, और जाने वाली जो लाइट रे ना देखो कितना डिग्री का एंगल बना रही है, सरफेस से 10 डिग्री का, तो कुछ ऐसा है वो लाइट रे ऐसी जा रही है कि सरफेस से 10 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इंसिडेंट लाइट रे अगर सीधी सीधी जाती तो ये डिविएशन दिख रहा है ना हमको अब, है ना, ये डिविएशन दिख रहा है हमें, ये इंसिडेंट लाइट का मिरर से सरफेस से 50 का यहाँ एंगल था, ये 50, तो ये बचा हुआ एंगल जो होगा 180 माइनस 50 मतलब 130 होना चाहिए था, ये 130 और ये 10, तो हमें दिख रहा है कि डिविएशन एंगल 130 प्लस 10 140 डिग्री आ गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन आ रहा है 140, आंसर शुड बी 140 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है डायग्राम, डिविएशन एंगल पूछा तो हमने इंसिडेंट लाइट और फाइनल आउटगोइंग लाइट के बीच का एंगल देख लिया, इंसिडेंट लाइट रे इस तरह से आ रही थी जो मिरर की सरफेस से 50 डिग्री पे थी, और आउटगोइंग लाइट रे ऐसे जा रही है जो मिरर की सरफेस से 10 डिग्री पे थी, तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच का एंगल देखा 140 डिग्री आ गया। रिफ्लेक्शन पे बेस्ड एक आसान सा क्वेश्चन था। चलो, जब भी दो मिरर दी जाए आपको, दो मिरर दिए जाए और उनके बीच में लाइट एक एक बारी दोनों से टकरा रही है, मान लो ऐसा हो रहा है कि एक मिरर पे टकराई, फिर इससे रिफ्लेक्ट होकर इस पे गई और यहाँ से टकरा के ऐसे चली गई, दोनों बस एक एक बार टकरा रही दोनों से, है ना, दो ही डिविएशन हुए उसके, दो बार ही लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है। इन दैट केस अगर मिरर के बीच का एंगल थीटा है तो यहाँ जो डिविएशन एंगल आता है ना वो 2 थीटा आता है, यहाँ डिविएशन एंगल आता है 2 थीटा। जब मिरर के बीच में एंगल थीटा हो तो दो रिफ्लेक्शन दोनों से एक एक रिफ्लेक्शन जब हुआ तो डिविएशन 2 थीटा आता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने एंगल पे लाइट रे टकराई थी, कितने एंगल पे लाइट रे टकराई थी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा ये, दो रिफ्लेक्शन में कितना डिविएशन आता है। फिर जब प्लेन मिरर से लाइट स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होती है, ये कोई प्लेन मिरर है, ये इसका नॉर्मल, लाइट इस पे स्ट्राइक करी और रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई,
अब अगर मैं इंसिडेंट लाइट को रोटेट कर दूं, नई इंसिडेंट लाइट रे कुछ ऐसी बना दूं, मैंने इंसिडेंट लाइट को घुमा दिया इस तरफ थीटा एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड लाइट का क्या होगा? इस रिफ्लेक्टेड लाइट का क्या होगा? मैंने इंसिडेंट लाइट रे इधर घुमा दी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर घूमना चाहिए ना, थीटा एंगल से घूमना चाहिए ना, बताओ। आ रहा है क्या समझ में ये? है ना, इंसिडेंट लाइट को अगर मैं इधर थीटा एंगल से घुमा दूंगा तो नॉर्मल से उसका एंगल थीटा से बढ़ जाएगा, तो उधर रिफ्लेक्टेड का भी थीटा से एंगल नॉर्मल से बढ़ना चाहिए, तो वो इधर थीटा से घूम जाएगी। तो व्हेन इंसिडेंट लाइट रेस रोटेटेड बाय थीटा, रिफ्लेक्टेड लाइट भी थीटा से रोटेट कर रही है, पर देखो डायरेक्शन अपोजिट है। इंसिडेंट की डायरेक्शन इधर है, रिफ्लेक्टेड की इधर है, तो आप डायरेक्शन अपोजिट है ये भी याद रखना, ठीक है। तो इंसिडेंट लाइट को रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड लाइट का क्या होता है वो देखा अपन ने। अब कभी कभी हमको क्वेश्चन में मिरर घुमा के दे देते हैं। मान लो ये इंसिडेंट लाइट आ रही थी और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही थी, अब क्या करा, किसी ने मिरर घुमा दिया, मिरर को ही घुमा के अब ऐसा कर दिया, मिरर रोटेट कर दिया। देख पा रहे हो आप, मैंने मिरर को घुमाया है थीटा एंगल से, तो मिरर को ही थीटा एंगल से घुमाया है तो उसका नॉर्मल भी तो घूमेगा ना थीटा एंगल से, है राइट? मिरर का नया नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा कि वो पुराने से थीटा एंगल पे हो गया है। सही बात है क्या? मिरर को थीटा से घुमाया, उसका नॉर्मल भी घूम जाएगा थीटा एंगल से। अब नॉर्मल भी थीटा एंगल से घूमेगा तो इंसिडेंस का एंगल, पहले ये इंसिडेंस एंगल था, अब ये जुड़ जाएगा उसमें, थीटा ऐड हो जाएगा, तो इंसिडेंस का अब नया एंगल आई प्लस थीटा हो गया। तो अब नई रिफ्लेक्टेड लाइट रे नए नॉर्मल से आई प्लस थीटा पर होगी, नई रिफ्लेक्टेड लाइट रे नए नॉर्मल से आई प्लस थीटा पे होगी। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, इंसिडेंट लाइट रे अभी भी फिक्स है, इंसिडेंट लाइट को किसी ने नहीं घुमाया तो वो फिक्स है, उससे आई प्लस थीटा पे नॉर्मल है और आई प्लस थीटा पे नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो इंसिडेंट से टोटल यहाँ का जो एंगल हो रहा है वो हो रहा है 2i प्लस 2 थीटा, और पहले अगर एंगल निकालते तो वो 2i होता। तो अब देखो, नया इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल 2i प्लस 2 थीटा है, पहले 2i था, तो रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगल पुरानी रिफ्लेक्टेड लाइट से 2 थीटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है डायग्राम में? ये पुरानी रिफ्लेक्टेड लाइट रे नई रिफ्लेक्टेड लाइट रे, पुरानी रिफ्लेक्टेड लाइट का इंसिडेंट लाइट रे से एंगल था 2i, नई रिफ्लेक्टेड लाइट का पुराने इंसिडेंट से एंगल ये है 2i प्लस 2 थीटा, तो 2 थीटा एंगल होना चाहिए इनके बीच का। तो जब मिरर को फिक्स रख के इंसिडेंट घुमाते थे लाइट रे, तो रिफ्लेक्टेड अपोजिट में उतना ही घूमती थी। अब मिरर को थीटा से घुमाया तो एक डबल एंगल से घूम रही रिफ्लेक्टेड लाइट रे, जब मिरर घुमाते थीटा से तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे डबल एंगल से घूमती है, मतलब डबल एंगुलर स्पीड से घूम रही हो। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट ये? चलिए बहुत बढ़िया। तो इंसिडेंट लाइट घुमा दे, मिरर घुमा दे तो क्या होता है ये सब देखा अपन ने, ठीक है। अब हमने प्लेन मिरर पढ़ा है, प्लेन मिरर इमेज कैसी बनाता है वो समझते हैं अपन, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, ये समझते हैं अपन, प्लेन मिरर इमेज किस तरह से बनाता है। इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, सपोज हमारे पास यहाँ पे प्लेन मिरर है, उसके सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता था, वो पॉइंट जहां से इंसिडेंट लाइट आ रही है, वो पॉइंट जहां से इंसिडेंट लाइट आ रही है, तो इंसिडेंट लाइट इस पॉइंट से आएगी, ये इंसिडेंट लाइट रेज बनाई अपन ने। एक लाइट रे मैंने जानबूझ के ऐसी बनाई है जो बिल्कुल सरफेस से परपेंडिकुलर है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से इसका इंसिडेंस एंगल 0 है, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 होगा, ये बिल्कुल 0 एंगल पे ही सरफेस से वापस आ जाएगी, ऐसे वापस आ जाएगी। फिर जो लाइट रे अपन ने किसी एंगल पे इंसिडेंस कराई थी, ये एक लाइट रे थी किसी एंगल पे इंसिडेंस हो रही थी, मान लीजिए थीटा एंगल पे, तो ये थीटा एंगल पर ही यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो वहां से थीटा एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना।
थीटा एंगल पे जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है उससे पीछे बढ़ाइए, इसको पीछे बढ़ाइए, तो दोनों पीछे किसी पॉइंट से मिलते हुए आते दिख रही है। आप देखिए यहाँ पर इमेज बनी, ये एंगल थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट लिया था वो तो रियल लिया था, ऑब्जेक्ट से असली में लाइट रे जा रही थी, तो ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट था। और उसकी इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल। तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है और वर्चुअल की रियल बनती है। अगर मैं लाइट रे को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मैंने बताया नहीं था आपको लास्ट क्लास में, अभी बता देता हूँ। लाइट रे को उल्टा चलाता हूँ अगर मैं ऐसे, तो बिल्कुल ऐसी पाथ पे वापस आएगी, है ना। इंसिडेंट लाइट को ठीक उल्टा चला दो तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे बन जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रे को उल्टा चला दो तो इंसिडेंट लाइट रे बन जाएगी। आप लाइट रे का पाथ बिल्कुल रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो तो ऑब्जेक्ट की जगह इमेज बन जाएगी, अगर इमेज की जगह ऑब्जेक्ट रखा हो। लाइट रे का पाथ रिवर्स कर सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट की जहां इमेज बनती है वहां ऑब्जेक्ट रख दो तो यहाँ इमेज बनेगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ऑब्जेक्ट और इमेज इंटरचेंज कर सकते हैं अपन। तो हमें समझ में आ रहा है रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है। प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट जब रियल है तो इमेज वर्चुअल है, और जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है तो इमेज रियल बनती है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से मैं बोल रहा हूँ, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का अपन ने रिलेशन समझा प्लेन मिरर में, कि प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल और वर्चुअल की रियल इमेज बनाता है, ठीक है। अब कितनी डिस्टेंस पे बनाता है ये भी देख लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट को ओ कहो, ये पॉइंट ए कहो, ये पॉइंट बी कहो, और ये इमेज का पॉइंट आई कहा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आई ए बी। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल, ये एंगल भी 90 और ये भी 90, दोनों ही 90 डिग्री एंगल है। इस ट्राइंगल ओ ए बी में ये 90 डिग्री है, और ए आई बी में ये भी 90 डिग्री है, दोनों में दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये थीटा देखो, दोनों में एक एक्यूट एंगल बराबर है और एक साइड कॉमन है, तो दो एंगल तो दोनों में बराबर होगा और एक साइड कॉमन हो गई, इसलिए कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी से ओ की डिस्टेंस और बी से आई की डिस्टेंस इक्वल है, बी से ओ की डिस्टेंस और बी से आई की डिस्टेंस इक्वल है। बी पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलरली था और इमेज से भी परपेंडिकुलरली था, मतलब कि दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। मिरर से दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है। आ रहा है क्या समझ में आपको ये पॉइंट? प्लेन मिरर इक्वल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट और इमेज बनाता है। अगर आपको याद हो थोड़ा सा साइन, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अपन u से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज की डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये u और v साइन कन्वेंशन के हिसाब से v पॉजिटिव होगा, u नेगेटिव होगा, तो यहां से हमको समझ में आ रहा है v इक्वल टू माइनस यू। फॉर प्लेन मिरर v इक्वल टू माइनस यू, अपन ऐसा लिख सकते हैं प्लेन मिरर के लिए v इक्वल टू माइनस यू। ये लाइन समझ में आई क्या सबको? चलो वेरी गुड, है ना। फिर ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और ए से इमेज की डिस्टेंस तो बराबर होगी, मतलब मिरर के किसी जनरल पॉइंट से ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पे, तो मिरर इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ ना। मिरर इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। मिरर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट और इमेज पता है कहां पर है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज सपोज यहां बन रही है, तो आपको ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ना चाहिए और इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना चाहिए, बस यही मिरर है। ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ो और उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ तो मिरर की पोजीशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मिरर इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज।
ये पॉइंट आ रहा है समझ में? फिर हम कुछ और छोटे छोटे से पॉइंट देखते हैं। प्लेन मिरर जो इमेज बना रहा है उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट अपन को और देखना है अभी। देखो, मैं मिरर पे लाइट जो फॉल करा रहा हूँ वो रिफ्लेक्ट होकर इमेज से आती दिख रही है ना? तो मिरर पे जो भी लाइट रे गिरेगी उनका इमिटिंग पॉइंट हमारी इमेज होता है। मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से कई सारी लाइट रे मिरर पे जाके फॉल करा सकते हैं अपन, कई सारी लाइट रे मिरर पे आप दिखा सकते हो। ये सारी ही लाइट रे इमेज की पोजीशन से आएगी। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कम फ्रॉम इमेज पोजीशन। ऐसा लगता है कि इमेज की पोजीशन से रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आ रही है। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को आप ट्रेस कर सकते हो आसानी से। ठीक है, अब ये बताओ, ये नीचे वाला मिरर नहीं होता, मान लो यहाँ मिरर नहीं होता, तो ये लाइट रे सीधी सीधी चली आती, ये लाइट रे सीधी सीधी चली आती है ना? ये लाइट रे बिल्कुल सीधी सीधी चली आती, रिफ्लेक्ट नहीं होती। ऊपर वाली लाइट रे तो बिल्कुल वैसी रिफ्लेक्ट होती ना, अभी भी बिल्कुल सेम तरीके से रिफ्लेक्ट होती। तो मिरर को मैंने छोटा भी कर दिया तो भी इमेज तो यही बनेगी। मिरर के साइज से इमेज की पोजीशन में चेंज नहीं होता। नो चेंज इन पोजीशन और टाइप ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ मिरर। मिरर के साइज से इमेज की पोजीशन या टाइप में कोई चेंज नहीं होता, बिल्कुल इमेज वैसी बन रही जैसे पहले भी बन रही थी। फर्क किस में आता है? तो फर्क आता है फील्ड ऑफ व्यू में, फर्क आता है फील्ड ऑफ व्यू में। अब आपको जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे मिलेगी वो कम एरिया में मिलेगी। जिस एरिया से हम इमेज को देख सकते हैं वो एरिया कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, जिस रीजन से हम इमेज को देख सकते हैं दैट रीजन इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू वो डिपेंड करता है मिरर के साइज पे। जितना बड़ा मिरर उतना ज्यादा एरिया पे अपन को इमेज दिख सकती है, जितना छोटा अपन मिरर बनाएंगे उतना छोटा फील्ड ऑफ व्यू आ जाएगा। फील्ड ऑफ व्यू ये वो एरिया हो गया जहां से, वो रीजन हो गया जहां से इमेज दिख सकती है। ये डिपेंड करता है मिरर के साइज पे। आ रहा पॉइंट समझ में ये? तो साइज ऑफ मिरर doesn't change position or nature of image, it just changes field of view। अब ऑब्जेक्ट मैंने पॉइंट लिया है, देखो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट हो, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो, तो भी मिरर बिल्कुल वैसी इमेज बनाता है जैसे पॉइंट इमेज की बना, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बना रहा है। बड़े ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट को आप ऑब्जेक्ट जैसा मान सकते हो। ये पॉइंट एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट एक ऑब्जेक्ट है। हर पॉइंट जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा उसकी उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बस इमेज बना दो तो आपको पूरी इमेज मिल जाएगी। इस तरह की इमेज मिल जाएगी हमें। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये हमें इमेज मिलेगी। 3 डायमेंशन में भी दिखा सकता हूं मैं। मान लीजिए मेरे पास मिरर ऐसा 3D में मैंने इस तरह से दिखाया आपको। ये मिरर रखा हुआ था, मिरर के सामने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है इस तरह का आर शेप का। तो जैसा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका जो पॉइंट जितनी डिस्टेंस पर है उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे उसकी इमेज बन जाएगी। तो इमेज भी बिल्कुल ऐसी बनना चाहिए, आर शेप जैसी। जैसा ये ऑब्जेक्ट है बिल्कुल वैसी कैसे इमेज बन जाएगी। आ रहा है समझ में? ऑब्जेक्ट जब बड़े होंगे तब इमेज कैसी बनेगी वो दिखा दिया अपन ने। इज दिस क्लियर? यस, ओके। अच्छा, आप बच्चों ने सुना होगा ना कॉन्सेप्ट लैटरल इन्वर्जन का। क्या होता है वो कॉन्सेप्ट? लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? याद है क्या किसी को लैटरल इन्वर्जन? लैटरल इन्वर्जन क्या होता है बताइए? लैटरल इन्वर्जन ऐसा बता देते हैं कि ऑब्जेक्ट के राइट की इमेज लेफ्ट में बनती है, लेफ्ट की राइट में बनती है, ऐसा शायद बता देते हैं, जो गलत है ना? लैटरल इन्वर्जन लेफ्ट बिकम राइट ऐसा अगर कहोगे तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। लेफ्ट बिकम राइट ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो इसकी इमेज तो इधर ही बनी ना, जो राइट का था वो राइट में तो इमेज बनी है।
क्या अपन ने आर को उल्टा बनाया है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। देख पा रहे हैं आप? मैंने आर की इमेज जो बनाई है वो तो सीधी बनी ना। तो लैटरल इन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा बच्चे गलत समझ लेते हैं। एक्चुअली दिक्कत क्या है, अगर मैं यहाँ बीच में खड़ा हूँ, मेरे सामने मिरर है और इधर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मैं ऐसा देखूंगा, और जब मैं इमेज देखूंगा तो इधर से देखूंगा, है ना। मान लो मेरे हाथ को अपन मिरर से इमेज बनवा रहे हैं, तो मेरे ये हाथ की इमेज ऐसी बनेगी। आप सब देख पा रहे हो, ये मेरा हाथ और इसकी इमेज, मिरर में इमेज ऐसी दिखेगी। जब मैं मेरे हाथ को देखूंगा तो मेरा सर इधर की तरफ होगा, तो मुझे अंगूठा यहाँ दिख रहा है। अंगूठा देखने के लिए मेरे राइट साइड में अंगूठा दिख रहा है। जब मैं इमेज देखने जाऊंगा तो मैं सर घुमा लूंगा, अब मुझे इमेज में लेफ्ट साइड पे अंगूठा दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है। तो रीजन क्या हो रहा है कि मैं घूम के देख रहा हूँ ना। अब ये भी तो देखो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदला है। आप अगर ऐसे देख रहे हो या ऐसे देख रहे हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदला है। आप घूम रहे हो, इसलिए आपको इमेज उल्टी दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट का राइट, इमेज का लेफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आप घूम के देख रहे हो। एम्बुलेंस को उल्टा लिखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, एम्बुलेंस आपके पीछे होती है। आप अगर ड्राइव कर रहे हो, आपको अपने रियर व्यू मिरर में एम्बुलेंस पे लिखा हुआ देखना है, तो एम्बुलेंस पे लिखा हुआ वहां आप सामने देखोगे और एम्बुलेंस को उल्टा देखोगे। तो जब वहां उल्टा लिखेंगे तो यहाँ सीधा दिखाई देगा, क्योंकि आप घूम के देखते हो। समझे? तो लैटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट गलत याद मत रखना। लैटरल इन्वर्जन का मतलब लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में होता है, ऐसा बिल्कुल गलत है। ऑब्जेक्ट का राइट साइड, इमेज का भी राइट साइड होता है, अगर उसी जगह से देखो तो। वहां जाके देखोगे तो उल्टा होगा। आप वहां मत जाओ, सीधे दिखेगा। ठीक है? तो इस चीज को गलत मत लगा लेना। चलिए, पर हाँ, लैटरल इन्वर्जन की वजह से घड़ी में कुछ दिख रहा है। अगर मान लो यहाँ पे क्लॉक है, जिसमें अपन ने 4 बजाई है, तो 4 बजे के लिए क्लॉक के हैंड ऐसे दिखेंगे। यहाँ मिरर है, मिरर घड़ी की इमेज बनाएगा। तो घड़ी की जब इमेज बनाएगा तो इमेज में ये हैंड इधर रहेगा और ये हैंड इधर हो जाएगा, तो इमेज में 8 बज जाएगी। तो क्लॉक के केस में भी यही चीज है कि जब क्लॉक को देखोगे आप, क्लॉक डिजाइन होती है सिर्फ सामने से देखने के लिए। जब आप उसकी इमेज देखोगे तो आप घूम के देखने वाले हो, तो आप घूम के देखने वाले हो, इसलिए आपको टाइम गलत दिखने वाला है। ठीक है? तो क्लॉक के केस में भी टाइम गलत दिखता है। और घड़ी का टाइम मान लो हुआ है कुछ घंटे हुए हैं, मान लो 11:20 हुए। आपको उसकी इमेज का टाइम निकालना है। तो जो पहला नंबर लिखा रहता है ना, उसको माइनस कर दो 11 में से। जैसे मान लो यहाँ बज रही थी 8:20, तो जो पहला नंबर लिखा है आर वाला जो टाइम है, उसको 11 में से माइनस करो और 60 में से मिनट वाला टाइम माइनस कर दो। तो इमेज में बचेगी 11 माइनस 8, 3:20, 40 मिनट। घड़ी में अगर 8:20 हुए है, तो घड़ी की इमेज में बजेगी 3:40। कैसे निकालना है? जो यहाँ पे आर में टाइम लिखा है और मिनट में टाइम लिखा है, आर वाले टाइम को 11 में से माइनस कर दो, 60 में से मिनट वाला टाइम माइनस कर दो, तो आपको इमेज का टाइम मिल जाएगा। ठीक है? अगर घड़ी में सेकंड में भी टाइम दिया हो तो थोड़ा केयरफुल रहना। घड़ी में मान लीजिए आपको आर, मिनट और सेकंड तीनों का टाइम दिया हो, तब आपको इमेज का टाइम निकालने के लिए 11 माइनस आर का टाइम, 59 माइनस सेकंड का मिनट का टाइम और 60 माइनस सेकंड का टाइम माइनस करना पड़ता है। घड़ी में अगर तीनों चीज दिए, कितनी बजी है, मिनट और सेकंड के साथ दिया है, तो आपको मिनट में यहाँ पे 59 में से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? इस चीज का याद रखना, ये तो यहाँ पे बहुत गलतियां हो सकती है। चलिए, तो प्लेन मिरर में अपन ने इमेज कैसे बनती है, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े और ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें देखी, इस सब पे क्वेश्चन आते हैं। फिर फील्ड ऑफ व्यू एक बहुत बड़ी चीज है। फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं। फील्ड ऑफ व्यू का एक फेमस क्वेश्चन होता है कि एक पर्सन को अपनी इमेज देखने के लिए कितना बड़ा मिरर चाहिए। कोई पर्सन अपने आप को देखना चाहता है तो उसे कितना बड़ा मिरर लेना पड़ेगा? तो आप बता सकते हो क्या कितना बड़ा मिरर लेना पड़ेगा?
किसी पर्सन की हाइट h है, उसे अपनी इमेज देखना है तो उसे कितना बड़ा मिरर लेना पड़ेगा, बता सकते हैं क्या? एनी आंसर? h/2 आंसर आ रहा है। मिरर से दूरी पे डिपेंडेंसी नहीं होती, मिरर कितना भी डिस्टेंस पे हो आंसर सेम आता है। मान लीजिए एक पर्सन है यहाँ, उसको अपन टोपी पहना देते हैं ताकि उसकी हाइट थोड़ी बड़ा कर दे अपन, ठीक है, ये कोई पर्सन है। मान लीजिए इसकी आंखों की जमीन से हाइट थी h1 और टोपी के टॉप सबसे टॉप की जमीन आंखों से हाइट है h2। अब यहाँ मिरर रखा अगर मैंने और आपको अपनी पूरी बॉडी देखनी है, अपनी पूरी बॉडी देखनी है, तो फील्ड ऑफ व्यू आपकी पूरी बॉडी होना चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू आपकी पूरी बॉडी होना चाहिए। पूरी बॉडी अगर फील्ड ऑफ व्यू है, इसका मतलब आपकी आंखों से जो लाइट रे मिरर के कॉर्नर पे जाएगी वो यहां तक आना चाहिए, पैरों से लाइट रे मिरर पे टकरा के आंखों में आना चाहिए और सर से भी लाइट रे मिरर पे टकरा के आंखों में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यहां से लाइट रे मिरर पे टकरा के आंखों में आएगी तभी अपन को सर दिखेगा, पैरों से टकरा के लाइट रे मिरर पे टकरा के आंखों में आना चाहिए तो अपन को पैर दिखेंगे। ये डायग्राम ध्यान से देखो, अगर केयरफुली देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं अगर यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बना के दो ट्राइंगल बनाऊं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एक साइड कॉमन है इनमें, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने से आंखों से यहाँ की डिस्टेंस h1/2 और नीचे की भी डिस्टेंस h1/2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि आपको? आंखों से यहाँ तक की डिस्टेंस h1 थी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये h1/2 और ये h1/2 है। मतलब आंखों के लेवल से जो मिरर का नीचे वाला पॉइंट है वो आपको h1/2 की डिस्टेंस पे चाहिए, तभी आप यहां से लाइट रे टकरा कर आंखों तक आ सकती है। मिरर कम से कम यहाँ h1/2 की हाइट तक तो होना ही चाहिए, उसके नीचे मिरर नहीं होगा चल जाएगा, यहाँ तक तो मिरर होना ही चाहिए। तो मिरर कम से कम सिमेट्री वाली लाइन से h1/2 तक तो होना ही चाहिए। सिमिलरली अब ऊपर की तरफ करो, सेम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा सकते हो। वो थोड़ा लाइट रे सही से बनी नहीं थी, उसको अच्छी बनाता हूँ मैं, सही बनाता हूँ तो थोड़ा सा सही डायग्राम बनाया मैंने। ये वही सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग जाएगा, दोनों ट्राइंगल ऊपर नीचे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये टोटल हाइट h2 थी, तो सिमेट्री वाली लाइन से यहाँ पर h2 की हाइट तक तो मिरर चाहिए, h2/2 की हाइट तक मिरर चाहिए। आप अगर ध्यान से देखें तो मिरर की टोटल जो विड्थ रिक्वायर्ड है वो है h1 + h2/2 और h1 + h2 ये हाइट ऑफ मैन हो गई। पर्सन की टोटल हाइट h बोल सकते हैं इसको अपन। तो आदमी की हाइट से आधी हाइट का मिरर चाहिए। मिरर आधी हाइट का चाहिए, साथ ही साथ ये भी याद होना चाहिए कि मिरर को रखना कैसे। देखो पैरों का जो भी लेवल है उससे आपको मिरर को h1/2 की हाइट पर रखना है, जो आंखों की हाइट थी ना उसकी आधी हाइट पे मिरर रखना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप अपने आप को नहीं देख पाओगे। मिरर की हाइट भी इंपॉर्टेंट होती है, मिरर के हाइट के साथ मिरर कितनी हाइट पे रखना है जमीन से ये भी याद होना चाहिए आपको। देखिए अच्छे से, कोई डाउट हो तो बताइए इसमें। क्या है डायग्राम समझ में आ रहा है? यस, है ना? तो किसी पर्सन को खुद को पूरा देखना है मिरर में, तो अपनी हाइट अगर h है तो उसकी आधी हाइट का मिरर चाहिए, प्रोवाइडेड जमीन से मिरर की जो हाइट है वो आंखों की हाइट की आधी हाइट हो। आंखों की हाइट अगर h1 है तो h1/2 की ऊंचाई से मिरर रखना चाहिए। इसके नीचे का मिरर कोई काम का नहीं, इसके ऊपर का मिरर कोई काम का नहीं, यहां से यहां तक मिरर प्रेजेंट होना चाहिए, तब अपन अपनी पूरी बॉडी को देख पाएंगे। अच्छा, ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया है इसमें अपन को खुद को ही देखना है,
है ना, इस चीज का ध्यान रखना। किसी और चीज को देखना होगा तो बहुत चीजें बदल जाएगी। जैसे अभी मैं बनाता हूँ डायग्राम नीचे एक, तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखिए, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है इस लाइन पे खड़े रखे, इस लाइन पे खड़े रखे, इस लाइन पे खड़े रखे इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है ना। तो आपको कितने रीजन से दिखेगा वो निकालने के लिए ऑब्जेक्ट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, सॉरी लाइट रेज ड्रॉप करना, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जिस रीजन में जाएगी बस वो फील्ड ऑफ व्यू होता है। मैंने पढ़ा था फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट, ये हो जाएगा फील्ड ऑफ व्यू। वो रीजन जहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट रे मिलती है उसे फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। अब यहाँ फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए अब देखो ऑब्जेक्ट की इमेज उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे बनेगी, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहां से एक्सटेंड करके आ रही है। अब आप इस बड़े ट्राइंगल और इस छोटे ट्राइंगल इनको सिमिलर कर सकते हो। ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है, समझ में आ रहा है। अब आपको किसी ने पूछा ये लेंथ बताओ, तो ये लेंथ निकालने के लिए क्या कर सकते हो, ये जो छोटा ट्राइंगल है, ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल है सिमिलर, तो इनमें सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा दो, करस्पॉन्डिंग साइड लेंथ का रेशियो इक्वल होना चाहिए। इसका और इसका जो रेशियो होगा, इस मिरर की लेंथ का और इस डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, वही रेशियो इस लेंथ और इस लेंथ का होगा। तो इससे आप कॉन्सेप्ट है रेशियो से आप निकाल सकते हो कि यहाँ से यहाँ की लेंथ क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें ट्राइंगल छोटा है और बड़ा है, और इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि ट्राइंगल्स की दोनों की एक साइड कॉमन थी तो कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, है ना। तो इसलिए मैंने ये टोटल हाइट को आधा आधा कर दिया था। यहाँ वैसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो ये क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट कहाँ है और उसकी इमेज कहाँ से देखी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ से देखा जा रहा था और इसी जगह ऑब्जेक्ट था, दोनों सेम वर्टिकल लेवल पे थे, सेम वर्टिकल लेवल पे थे। तो इस ऑब्जेक्ट्स को उसी वर्टिकल लेवल से देख रहे थे तो आधी हाइट का चाहिए था, कहीं और से देखेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस मिल सकती है ना। तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़कर समझ के करिएगा, हर बार आधा हाइट का मिरर होता है ऐसा मत सोचना, ठीक है। क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको जो बोले बोला बताया। चलिए अभी तक की चीजें क्लियर है क्या सभी बच्चे, जितने भी बच्चे प्रेजेंट है क्लास में, सभी यस लिखिए या नो लिखिए, जो भी दिक्कत है बताइए। बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब प्लेन मिरर में अपन ने फील्ड ऑफ व्यू को कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसके बाद अपन को एक चीज पढ़ना बचती है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट अगर मूव करे तो इमेज भी मूव करेगी उसकी, इनकी वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटीज का रिलेशन। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास प्लेन मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस जगह ऑब्जेक्ट है, तो बताइए इमेज कहाँ होगी, आप ढूंढ सकते हो ना इमेज की पोजीशन। इमेज ढूंढने के लिए ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए मिरर पे और उसी लाइन को आगे बढ़ाओ, जितना डिस्टेंस पे यहाँ ऑब्जेक्ट होता है उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे यहाँ इमेज होती है ना। अब इस ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे तुम अगर ऊपर शिफ्ट करोगे, यहाँ लेके जाओगे, तो इमेज भी तो ऐसे ही ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ ऊपर शिफ्ट होगा इमेज भी तो ऐसे शिफ्ट होना चाहिए, राइट। ऑब्जेक्ट ऊपर शिफ्ट होगा तो इमेज भी ऊपर शिफ्ट होगी, मतलब मिरर के पैरेलल ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा तो इमेज भी पैरेलल शिफ्ट होगी। तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी मिरर के पैरेलल होगी, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर, और जो इमेज की पैरेलल वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी। ऑब्जेक्ट और इमेज की मिरर के पैरेलल वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए, velocity of image parallel to mirror should be equal to velocity of object parallel to mirror, because ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहाँ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा इमेज भी ऊपर जाएगी, दोनों सेम स्पीड से चलेंगे, तो मिरर के पैरेलल इनकी वेलोसिटी सेम होना चाहिए ना। ऑब्जेक्ट अगर परपेंडिकुलर जाए, इधर जाए, तो जितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की उतनी डिस्टेंस इमेज की होना चाहिए,
ऑब्जेक्ट उधर पास में गया तो इमेज भी इधर पास में आएगी। तो मिरर के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर और वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर, इन्हें अगर आप ध्यान से देखें, ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर वेलोसिटी और इमेज की परपेंडिकुलर वेलोसिटी, इन्हें ध्यान से देखें, तो ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर शुड बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर। आ रहा है समझ में? ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी में माइनस का रिलेशन आ गया, पैरेलल वेलोसिटी सेम होती है, परपेंडिकुलर में माइनस का रिलेशन आता है। और इस सब में कब कर रहा हूं? जो मिरर रेस्ट पे था, मैं मिरर को रेस्ट पे मिरर के रिलेटिव कर रहा हूं, ये सब विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। तो आप चाहो तो यहाँ पे आई एम ऐसा लगा लो, यहाँ पे ओ एम, यहाँ आई एम, यहाँ ओ एम, मतलब ये सब विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। मिरर के रिलेटिव ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले निकालो और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करो, एक परपेंडिकुलर टू मिरर, एक पैरेलल टू मिरर। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट पता है तो इमेज की वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालना बहुत आसान है। जो इमेज की वेलोसिटी का मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट का जस्ट नेगेटिव होता है, पैरेलल कंपोनेंट इक्वल आता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊं आपको, क्वेश्चन के थ्रू अगर ये कॉन्सेप्ट बताओ, अगर मैं आपको, मान लीजिए मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट को चला दिया था इस लाइन से 60 डिग्री के एंगल पे 20 स्पीड से, थीटा एंगल पे 20 स्पीड से। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये मिरर के नॉर्मल से 60 डिग्री के एंगल पर है ना, थीटा डिग्री पे, थीटा एंगल पर है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर कर सकते हैं। इधर हो जाएगा v cos थीटा, ऊपर हो जाएगा v sin थीटा। इमेज यहाँ कहीं बनेगी, जो वेलोसिटी पैरेलल होती है वो सेम हो जाती है, तो इमेज की इधर वेलोसिटी v sin थीटा आएगी, इधर वाली उल्टी हो जाएगी, माइनस v cos थीटा हो जाएगी। ये आ गया आंसर। आपको अगर क्वेश्चन में x और y एक्सिस दिया हो तो आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे तो आएगी v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप, और इमेज की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस v cos थीटा i कैप, और पैरेलल वाला सेम आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ये जो वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर थी उसमें बस माइनस साइन लगा दो, और जो वेलोसिटी मिरर के पैरेलल थी वो एज इट इज लिख दो। इस तरह से अपन को इमेज की वेलोसिटी मिल सकती है। तो इमेज की वेलोसिटी निकालने का क्वेश्चन बहुत आसान हो जा रही है, पर ये सब कब करना है? मिरर के रिस्पेक्ट में करना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, मान लो एक मिरर है, उसके सामने यहाँ ऑब्जेक्ट है, मिरर मूव कर रहा है टू आई कैप मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, मतलब ये एक्स एक्सिस दे दिया मैंने, ये वाई एक्सिस दे दिया, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैंने दे दिया आपको 4i प्लस 3j। अब आपसे इमेज की वेलोसिटी पूछ ली, मिरर की भी वेलोसिटी दी है देखो और ऑब्जेक्ट की भी दी है, अब पूछ ली इमेज की वेलोसिटी। तो पहला काम तो क्या करेंगे हमेशा हम, ये मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का रिलेशन निकाला, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालो। पहला काम करना चाहिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालो। तो ऑब्जेक्ट की मिरर के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे? इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस माइनस दिस, तो आएगा 2i प्लस 3j। अब इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालना बहुत आसान होता है। देखो एक्स एक्सिस मिरर के परपेंडिकुलर, तो मिरर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये है, उसमें माइनस लगा दो। एक्स एक्सिस मिरर के परपेंडिकुलर था, मिरर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी देखो यहाँ दिख रही थी 2i, तो उसमें माइनस लगा दो, और y वाली वैसे की वैसे लिख दो, j जो मिरर के पैरेलल है वो सेम लिख दो। तो ये आ गई इमेज की मिरर के परपेंडिकुलर, मिरर के रिलेटिव वेलोसिटी। फिर इमेज की एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसमें मिरर की ऐड कर देना, तो इमेज की एक्चुअल आ जाएगी। ये आ रही है सेकंड लाइन समझ में मैंने क्या करा यहाँ? सभी बच्चे बताइए।
इमेज की वेलोसिटी निकालना आ रहा है। जब मिरर की भी वेलोसिटी दी गई है तो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके, इसके कंपोनेंट देखेंगे कि मिरर के परपेंडिकुलर क्या है, मिरर के पैरेलल क्या है। मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या था 2i, उसमें माइनस लगा दो, मिरर के पैरेलल वाला एज इट इज लिख दो। बस ये आ गई इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, उसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करो तो इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस मिरर की वेलोसिटी, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एग्जैक्ट वेलोसिटी आ जाएगी। देखो, इज इट क्लियर? चलो सभी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो वेलोसिटी वाले क्वेश्चन कैसे करना है वो भी अपन ने समझे। अब इसमें प्लेन मिरर, आपका अगर रेस 1 देखेंगे तो आपको प्लेन मिरर पे क्वेश्चन मिलेंगे। अब अगर ऑप्टिक्स के रेसेस देखे तो आपको प्लेन मिरर पे क्वेश्चन दिखेंगे। जस्ट अ सेकंड, मैं ओपन करके बताता हूँ आपको, जस्ट अ सेकंड, आप भी आपके पास ओपन करके देख सकते हैं। देखो मैं मेरे पास ओपन कर रहा हूँ रेस, तो ऑप्टिक्स की रेस में देखो मैंने मेरे पास ओपन करी रेस, तो रेस नंबर 1 मुझे दिख रही है प्लेन मिरर पे, रेस नंबर 2 भी प्लेन मिरर पे, दो रेस है प्लेन मिरर पे, ठीक है। ये दोनों रेस आपसे हो जाएगी, आपको पूरी करना है, इसके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये दो रेस आपके होमवर्क में है ना। प्लेन मिरर अपन ने अभी पढ़ा है, आज मैंने जितनी चीजें पढ़ाई थी सब प्लेन मिरर से रिलेटेड थी। एक छोटी सी चीज बच रही है जो 10th क्लास में भी पढ़ाते हैं आपको। दो प्लेन मिरर है अगर हमारे पास, उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो कितनी इमेजेस बनती है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है, ये पूछा जाता है। अगर मिरर के बीच का एंगल थीटा हो तो आप 360 बाय थीटा करिए। 360 बाय थीटा अगर इवन आ जाए, अगर ये इवन हो, मान लीजिए 360 बाय थीटा एन आ गया, इफ एन इज इवन तो एन माइनस वन इमेजेस बनेगी, है ना। जैसे कि दो मिरर 90 डिग्री पे रखे, एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखे, ये एंगल 90 डिग्री है, दो मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखे, उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, आपसे पूछा कितनी इमेजेस बन सकती है, तो 360 बाय 90 4 आएगा, 360 बाय 90 4 आएगा। 4 क्योंकि इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 हो जाएगी। नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। अब अगर n ऑड हो जाए तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, क्या वो सिमेट्रिकली रखा है, मतलब इनके एकदम बीच में रखा है, क्या एंगल बाइसेक्टर पे रखा है क्या इनके, वो देखना पड़ेगा। अगर एंगल बाइसेक्टर पे हो ऑब्जेक्ट तो n माइनस वन इमेजेस, इफ ऑब्जेक्ट ऑन एंगल बाइसेक्टर, अदरवाइज n इमेजेस, ठीक है। तो इस तरीके से कितनी इमेजेस बन सकती है वो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला मेथड है। फॉर्मूला मेथड के अलावा एक मेथड और होती है जिसमें अपन इमेज की पोजीशन भी देख सकते हैं, वो वाली मेथड भी थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ आपको मैं। ये थोड़ा जल्दी हो जाता है फॉर्मूला मेथड, तो इसलिए इससे पहले ये यूज करना। पर अगर आपको इमेज कहाँ बनेगी ये भी पूछ लिया, पोजीशन पूछ ली, तब तो दूसरी वाली मेथड ही ज्यादा काम आएगी। पोजीशन पूछ ली तो दूसरी वाली मेथड ही काम आएगी। देखो ये कोई मिरर है, ये दूसरा मिरर है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट है। हम जानते हैं कि मिरर जब ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है तो ऑब्जेक्ट और इमेज की मिरर से डिस्टेंस सेम होती है, और मिरर के ये इंटरसेक्शन पॉइंट से भी तो इनकी डिस्टेंस सेम होगी। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, राइट। देखो मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस सेम होना चाहिए, क्या है समझ में आ रहा है। इस मिरर ने, सेकंड मिरर ने भी जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई होगी उसकी भी यहाँ से डिस्टेंस आर ही होना चाहिए, है ना। तो ऑब्जेक्ट और उसकी जितनी इमेजेस है वो सब की सब इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट
और उसकी जो इमेजेस है वो इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, तो मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर लेते हुए सर्कल बना दो आर रेडियस का, तो सारी इमेजेस इस पे लाई करेगी, ऑल द इमेजेस सर्कल पे लाई करेगी जिसका सेंटर मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ऑब्जेक्ट से इस इंटरसेक्शन की डिस्टेंस इसकी रेडियस है। सारी इमेजेस एक सर्कल पे लाई करती है। अब सर्कल पे कहाँ लाई करती है बस ये बताना बाकी रह गया। अब अगर ये एंगल थीटा अल्फा था तो इमेज का भी एंगल यहाँ अल्फा बनता है। मैं अगर एक टेबल बनाऊं, इमेज एंगल फ्रॉम M1, मान लो ये वाला मिरर M1 है, ये वाला मिरर M2 है, और फ्रॉम M2, M1 से ये ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल पर है, तो M1 इमेज भी अल्फा एंगल पर बनाता है। M2 से ऑब्जेक्ट बीटा एंगल पर है, तो M2 इमेज भी बीटा एंगल पर बनाता है। जो इमेज M1 से अल्फा पे हो गई, मिरर के बीच का एंगल थीटा था, अल्फा प्लस थीटा इतना सेकंड मिरर से उसका एंगल होगा। M1 ने जो इमेज बनाई अल्फा एंगल पे, उसका थीटा एंगल जोड़ के M2 से एंगल मिलेगा, तो M2 से एंगल ये अल्फा प्लस थीटा है। M2 से ये अल्फा प्लस थीटा पर है, तो M2 इसकी इमेज अल्फा प्लस थीटा पर बनाएगा, है ना। पहली इमेज M1 ने अल्फा बनाई, ये अल्फा एंगल देख लो, तो अल्फा प्लस थीटा करके दूसरी इमेज इधर आ जाएगी, यहाँ बीटा प्लस थीटा करके दूसरी इमेज आ जाएगी। ऐसा करते जाओ, बीटा प्लस 3 थीटा पे यहाँ तीसरी इमेज बनेगी, अल्फा प्लस 3 थीटा पे यहाँ तीसरी इमेज बनेगी। ऐसा करते जाओ, कब तक भाई मिरर के जब तक सामने ऑब्जेक्ट होंगे इमेज बनेगी ना, तो जब तक 180 से छोटे एंगल है तब तक ये टेबल बढ़ाओ, टिल ऑल एंगल्स आर लेस देन 180। तो ऐसी टेबल बनाते जाओ, जो मिरर से ऑब्जेक्ट की जो एंगल थे, ये जो दो एंगल दिख रहे थे हमें, इधर का एंगल अल्फा, यहाँ एंगल बीटा, पहले तो ये दोनों एंगल लिख दो, फिर उस एंगल में थीटा थीटा जोड़कर आगे बढ़ते जाओ। कब तक बढ़ते जाओ? जब तक सारे एंगल 180 से छोटे, जब तक 180 से छोटे तब तक बढ़ते जाओ। फिर आखिरी की इमेज कई बार कोइंसाइड भी करती है, तो वो चेक कर लो कि कहीं कोइंसाइड तो नहीं कर रही। वो कैसे चेक करती है कि कोइंसाइड कर रही है या नहीं? उसके लिए एंगल का सम करो, मिरर के बीच का एंगल का सम करो, और अगर 360 आ जाए तो कोइंसाइड हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लो दो मिरर के बीच में 60 डिग्री एंगल है, और एक ऑब्जेक्ट रखा था एक मिरर से 20 डिग्री के एंगल पे। दो मिरर के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, दो मिरर के बीच में 60 डिग्री का एंगल है ना, और एक ऑब्जेक्ट रखा है एक मिरर से 20 डिग्री के एंगल पे। अब पूछा है इसकी कितनी इमेजेस बनेगी, कहाँ कहाँ बनेगी बताओ। तो ये मिरर M1 मान लिया, ये मिरर M2 मान लिया, और वो एक टेबल बनाते हैं, M1 और M2 से इमेज का एंगल बनाते हैं, M1 और M2 से इमेज का एंगल बनाते हैं, ठीक है। M1 से ऑब्जेक्ट का एंगल 20, तो इमेज का भी 20 डिग्री बनेगा। M2 से ऑब्जेक्ट का एंगल देखो 40 बचेगा, तो पहली इमेज यहाँ 40 डिग्री पे बनेगी। समझ में आ रहा है? M2 से इस ऑब्जेक्ट का एंगल 40, तो पहली इमेज यहाँ 40 पे बना दो। उधर M1 से ऑब्जेक्ट का एंगल 20, तो पहली इमेज 20 पे बनाओ। इसके बाद इन एंगल में थीटा जोड़कर बढ़ते जाओ। थीटा क्या था? मिरर के बीच का एंगल, वो 60 है, तो इनमें 60 60 जोड़ के आगे बढ़ो। 20 प्लस 60 80, 40 पर 60 100, सेकंड इमेज यहाँ आ गई। 100 प्लस 60 160, 80 प्लस 60 140, ये तीसरी इमेज यहाँ आ गई। और 60 जोड़ोगे तो 180 से बड़े एंगल हो जाएंगे, तो रुक जाओ, अब इसके आगे नहीं बढ़ना। क्यों नहीं बढ़ना? क्योंकि आप और 60 ऐड करोगे तो 180 से बड़ा हो जाएगा। तो कब तक बढ़ना है? जब तक सारे एंगल 180 से छोटे हो, ठीक है। तो आप रुक गए अपन। इसका मतलब M1 ने 3 इमेज बनाई, M2 ने 3 इमेज बनाई, आखिरी इमेज सेम तो नहीं, चेक करो। 140 160 पे इन्होंने एंगल इमेज बनाई है, आखिरी के एंगल को चेक करो। इधर का आखिरी एंगल 140, इधर का 160, और मिरर के बीच का एंगल 60, जोड़ो, देखो क्या आ रहा है। इनको ऐड करो, देखो क्या आ रहा है। देखो इन तीनों का सम करोगे तो 360 आएगा ना। अगर ये 360 आ जाए, इसका मतलब आखिरी इमेज सेम पोजीशन पर है, ये दो इमेज सेम पोजीशन पर है, ये दो इमेज सेम पोजीशन पर है। सेम पोजीशन कैसे चेक करेंगे? लास्ट के एंगल को जोड़ो प्लस मिरर के बीच का एंगल जोड़ो, ठीक है। इस मिरर से किसी एंगल पे एक इमेज बनी, इस मिरर से किसी एंगल पे एक इमेज बनी, और इस मिरर के बीच का एंगल, ये एंगल प्लस मिरर के बीच का एंगल, ये 360 आ जाए,
इसका मतलब आखिरी में सेम जगह पर है। तो देखो ये सेम जगह पे आ रही है क्योंकि इनका सम 360 आ रहा है। 360 नहीं आया तो ठीक है, 3 6 इमेज बन जाती, और 360 आ गया इसलिए 3, और ये 3 नहीं है, ये एक कॉमन है, तो 2 2 4 और ये एक कॉमन 5 इमेज बनी। आंसर यहाँ आ गया 5 इमेजेस। 5 इमेजेस बनी। आ रहा समझ में? ये देयर आर 5 इमेजेस इन दिस क्वेश्चन। चलो फिर से रिपीट कर देते। क्या करना है आपको? दो मिरर दिए हैं, उनके बीच का एंगल कुछ दिया है, मान लीजिए 60 डिग्री दिया था। एक ऑब्जेक्ट दिया है, पहले मिरर से 20 डिग्री पर है तो दूसरे से 40 पे हो जाएगा। आपको बताना है कितनी इमेजेस बनेंगी और कहाँ बनेगी, कितनी इमेजेस बनेगी कहाँ बनेगी। तो उसके लिए ऐसी टेबल बनाओ। M1 से और M2 से इमेज के एंगल बना रहे हैं अपन। M1 पे ऑब्जेक्ट 20 डिग्री एंगल था तो इमेज का भी 20 डिग्री एंगल आएगा। ये पहले मिरर से ऑब्जेक्ट का एंगल 20 डिग्री, तो पहले मिरर ने जो इमेज बनाई उसका भी 20 डिग्री, ये 20 डिग्री पे पहले मिरर ने इमेज बनाई। ऑब्जेक्ट का मिरर M2 से 40 था तो यहाँ 40 पे इमेज बनाओ। अब इन एंगल में मिरर के बीच का एंगल जोड़ते जाओ और आगे बढ़ो। 20 + 60 80 होगा, 40 + 60 100 होगा। मिरर के बीच का एंगल 60 है तो इनमें 60 60 जोड़ के बढ़े आगे, फिर 60 60 जोड़ के और आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आया क्या करना है? यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या करना है? यस, है ना? अब कब तक बढ़ना है? जब तक एंगल 180 से छोटे है। अब इसमें 60 और जोड़ोगे 180 से बढ़ जाएंगे अपन, तो यहीं रुक जाओ और चेक करो इन आखिरी के एंगल को जोड़ो और मिरर के बीच का एंगल 60 वो जोड़ो। देखो 360 अगर आ जाए तो आखिरी में कोइंसाइड कर गई। ये इमेज और ये इमेज सेम है क्योंकि इन दोनों का सम और मिरर के बीच का एंगल जोड़ा तो 360 आ रहा है। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो 1 2 3 4 और ये सेम 5 इमेज बन रही है। आंसर इमेज कितनी बन रही है पता चल गया अपन को। विशाल आ रहा है? ओके, तो ये कि छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा था प्लेन मिरर का अपना। तो प्लेन मिरर के जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं अपन ने सब देख लिए, तो प्लेन मिरर अपना कंप्लीट। ठीक है, अब प्लेन मिरर की थ्योरी पूरी हो गई है। अब आप आपका होमवर्क है कि 2 बिगिनर बॉक्स मैंने दिया आपको, और इन दोनों बिगिनर बॉक्स को करिए अच्छे से। इसमें जो डाउट आए नेक्स्ट क्लास में पूछेगा। और थ्योरी में अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो मैं काम करूंगा, एक मॉड्यूल और शेयर कर दूंगा आप लोगों को। तो मॉड्यूल में थोड़ा थ्योरी ज्यादा अच्छे से लिखी हुई है। आपके जो लीडर का मॉड्यूल है उसमें थ्योरी उतनी ज्यादा दी नहीं है, तो आपको जो मैं मॉड्यूल सेंड करूंगा उसमें ज्यादा थ्योरी दी है। ठीक है, चलिए। तो आज अपन एक काम करते हैं, यहीं रुकते हैं। आज अपन ने प्लेन मिरर पढ़ा है, प्लेन मिरर का जो होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करके लाइए। नेक्स्ट क्लास में स्फेरिकल मिरर और सब चीजें आगे बढ़ाएंगे अपन। ठीक है, क्लियर? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में स्फेरिकल मिरर करने वाले अपन। तो सब अभी तक का जितना चीज पढ़ी है सब रिवाइज करके आइएगा, अच्छे से देख कर आइएगा।